नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 90,000 से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या 2,000 से ज्यादा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तो बता दें आपको कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानी 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 90,875 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इसमें 44,919 पुरुष और 45,956 महिलाएं मतदाता शामिल हैं, जबकि 1,092 दिव्यांग और 641 मतदाता 85 साल से अधिक उम्र के हैं। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या 2,441 है। तो 2024 का जो उपचुनाव है केदारनाथ का, उसकी पुलिस की तरफ से तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से हुई है। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्विस की बात करूं तो यूनिफॉर्म में लगभग 1200 से भी अधिक पुलिसकर्मी इसमें लगे। इसमें हमारे पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ITBP और SSB की 3 कंपनियां, हमारी उत्तराखंड पुलिस की एक आम कंपनी के साथ साथ जिला पुलिस, अन्य जिलों से हमें कुछ पुलिस बल प्राप्त है। होमगार्ड और PRD लगभग 200 से भी ज़्यादा होमगार्ड और PRD इसमें नियुक्त है। हमने एक बहुत अच्छा प्रबंधन करते हुए 40 से भी अधिक बूथों पर हमने CAPF को डिप्लॉय किया है, जिसमें सारे क्रिटिकल बूथ, सारे जो पैदल जाने वाले बूथ है, इनको कवर किया है। और अब तक का जो चुनाव का वो रहा, बहुत ही टसल भरा चुनाव था, या बहुत अधिक मात्रा में VIPs कहे या दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक यहाँ पे, अन्य निर्दलीय दलों के भी स्टार प्रचारक से यहाँ थे। फिर भी कोई अप्रिय घटना ऐसी हुई नहीं और बहुत शांतिप्रिय तरीके से प्रचार हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है पूर्व वर्ष के भांति जो कल का चुनाव होगा और 23 तारीख तक का जो प्रबंधन होगा वो भी शांतिप्रिय होगा। और केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और उससे पहले कांग्रेस ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। अगस्त मुनि में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जनभावना का अपहरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा, चुनाव क्षेत्र में बाहरी तत्वों का जमावड़ा है। सरकारी कर्मियों को छुट्टी देकर क्षेत्र में सरकारी वाहनों से भेजा है। ये चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है। धन और शराब बांटने का काम किया जा रहा है। चुनाव के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी, जो कि राज्य में शासन भी कर रही है, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न समय पर, अनेक समयों पर, अनेक तरह से आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है। आप सब जानते हैं कि कल किस प्रकार से बड़ी मात्रा में शराब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बांटे जाने के दौरान बरामद हुई। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब ये देखा कल रात को कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपनी गाड़ियों में और अपने साथ ट्रकों में लोड करके उस शराब को लोगों तक ले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें भी चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। कोई व्यक्ति अपने आप वोट देने आए, स्वागत है, अच्छी बात है, आना चाहिए, अपने मत का उपयोग करना चाहिए, लेकिन किसी को फैसिलिटेट किया जाए, किसी को गाड़ी दी जाए, बसों का इंतजाम किया जाए, होटलों का इंतजाम किया जाए किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, तो ये चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है। सत्ता के नग्न उपयोग, दुरुपयोग, पार्श्विक उपयोग के माध्यम से जनभावना का जो अपहरण करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस उसका प्रखर विरोध करती है। और कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग के सम्मुख अपना विरोध दर्ज किया है। ये उस विरोध की प्रतियां हैं और यहाँ भी हम इन प्रतियों को, क्योंकि चुनाव आयोग के माननीय पर्यवेक्षक, जिनसे लोकतंत्र की इस प्रक्रिया की
निष्पक्षता की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। केदारनाथ उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज स्टेट से खास बात की और कांग्रेस की जीत का दावा किया है। में जहां अभी कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी होगी तो हरीश रावत जी की बात उनकी ज़बानी ही सुनते हैं कि क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। हरीश जी, अब तो चुनाव प्रचार खत्म हुआ, डोर टू डोर कैंपेन जो एक साइलेंट कैंपेन पुरानी परंपरा रही है, लोग जाएंगे, नोक करेंगे, लोगों को याद दिलवाएंगे भाई कल वोट डालना है। अभी क्या स्टेटस है कांग्रेस का चुनाव में? देखिए, जनता में कांग्रेस के प्रति और मनोज रावत के प्रति बहुत उत्साह है। लोग केदार खंडित की रक्षा के सवाल के रूप में इसको देख रहे हैं। अपनी यात्रा की रक्षा, अपनी परंपराओं की रक्षा, यहाँ की संस्कृति की रक्षा के सवाल के रूप में देख रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि मनोज रावत में वो क्षमता है और एक ज़बरदस्त अच्छा वातावरण, उत्साहपूर्ण वातावरण मनोज रावत के लिए है, कांग्रेस के लिए। दिल्ली में केदार मंदिर का एक उद्घाटन होना, टूटी हुई केदारनाथ की सड़कें, मंदिर की चोरी, सोने वाली, इसके अलावा कई मुद्दे आप लोगों ने उठाए, बेरोजगारी भी है, डेवलपमेंट भी है। किस मुद्दे पर यूथ जो है आकर्षित हो रहा है, कौन सा उसे सबसे नज़दीक है उसके? देखिए, महिलाएं त्रस्त हैं महंगाई से और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के समाचारों से। नौजवान अग्निवीर से दुखी है, नौजवान बेरोजगारी से दुखी है, नौकरी मिल नहीं रही है और बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति से लोग, सारे परिवार त्रस्त हैं। आम लोग, जाने आने वाले लोग, सड़क सारी गड्ढों में है। यहाँ से लेकर के त्रिजुगी नारायण तक जो है सड़क पहचाननी बड़ी मुश्किल हो रही है। ये सवाल लोगों को उठ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब मैं यहाँ का विधायक हूँ शैला जी के मौत के बाद, तो लोग कह रहे हैं कि तुम कैसे विधायक हो जो मुख्यमंत्री होते हुए 1.5-2 महीने में भी गड्ढे नहीं भर पाए और तुमने मंत्रियों की फौज उतार दी। ये गड्ढे भरने का काम ही करते तो हमको कुछ तो राहत मिलती। शंकराचार्य जी की अपमानना की और पहले तीर्थाटन बोर्ड बना करके पंडा पुजारी यहाँ खकूबधारियों के उनको अब जो है वो जो क्या वहाँ के लिए मास्टर प्लान के नाम पर पूरे कामों को जो है बाहर की कंपनियों को सौंपा जा रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो भविष्य में हमारी पूरी यात्रा आउटसोर्स कर दी जाए। बूथ पर हम ज़बरदस्त लड़ाई लड़ेंगे यदि इस तरीके की कोशिश हुई और हमारा सैकड़ों कार्यकर्ता रुद्रप्रयाग में, जिसमें हमारे नेतागण भी हैं, वो 20 तारीख को भी रहेंगे और वो 23 तारीख को भी रहेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कुंजवाल जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुंजवाल जी, क्या फीडबैक है? आप भी 14 तारीख से यहाँ पर हैं लगातार, क्या? देखिए, हमारे मनोज रावत जी के पक्ष में बहुत बड़ा लोगों में उत्साह है और जो कृत्य माननीय हमारे प्रदेश सरकार ने, उसके मुखिया ने जो किए हैं वो सब जगह मालूम है लोगों को और उसका ज़बरदस्त असर है, जिसकी वजह से कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, लंबा राजनीतिक अनुभव आपके पास है, यूपी से के ज़माने से लेकर आज तक। अभी यहाँ के चुनाव में घूमने के बाद आपको पूरा भरोसा है कि पब्लिक आपकी तरफ आने वाली है? निश्चित रूप से मैं 110% भरोसा दिलाता हूँ, करता हूँ कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस बार यहाँ से जीत रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए भीरी से अजीत सिंह राठी। तो अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ केदारनाथ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जिसकी वोटिंग कल होनी है। अजीत, क्योंकि देखिए कल अब मतदान होना है, तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया है, लेकिन ये उपचुनाव बीजेपी के लिए जहां प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि वही दोहराना है जो पिछली बार 2 सीटों पर उपचुनाव ने दोहराया। बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपने सही कहा, ये बिल्कुल एकदम बात बहुत ही खुले तौर पर ये कही भी जा रही है और समझी भी जा रही है और महसूस भी की जा रही है। राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं। कल मतदान का दिवस है, कल सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। केदारनाथ के मतदाता किसकी विजय गाथा लिखेंगे ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कहानी कल ही लिख दी जाएगी। इसी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है और भाजपा पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, जो उनके जो सत्ता में रहने के बाद
जो सत्ता में रहकर एक पार्टी जिस तरह के चुनाव को प्रभावित कर सकती है उस तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। कल वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी को और प्रेक्षक को हरीश रावत और उनके तमाम अन्य नेताओं ने ज्ञापन भी दिया, उसमें लिखित शिकायतें भी थी और इसके वहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके आरोपों को तमाम तरीके से खारिज कर रही है और भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेस की खींच है और कांग्रेस जो है हार के मुहाने पर है, तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं कि चुनाव किस तरह का हो रहा है, तो चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहा है। पहली बार पिछले 10 साल 14 साल में तकरीबन 13-14 साल में एक ऐसा पहला विधानसभा चुनाव है जब 1-to-1 कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। आपको याद होगा 2017 में कांग्रेस वहां जीत गई थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी थी वो चौथे नंबर पर चली गई थी। उनकी जो बगावत करके जो एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ी थी वो आशा रानी नोटियाल थी जो आज प्रत्याशी हैं, और वो खुद तीसरे नंबर पर रही थी और दूसरे नंबर पर रहे थे कुलदीप रावत जो निर्दलीय थे, जो आज भी बीजेपी में है। जब 2022 आया तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विधायक जीती शैला रानी रावत और आशा रानी नोटियाल को टिकट नहीं मिला। कुलदीप रावत फिर दूसरे नंबर पर थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी। यानी ये पहला चुनाव है 12-13 सालों में जो 1-to-1 कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। हर बार कांग्रेस की या भाजपा की लड़ाई निर्दलीय से हुई है, दूसरे बड़े दल से नहीं हुई है। तो ये इस मायने में भी ये महत्वपूर्ण है और चूंकि वहां यात्रा का मुद्दा बहुत प्रखरता से उठा हुआ है, बहुत मुखरता के साथ लोग कह रहे हैं कि यात्रा बड़ी इस बार व्यवस्थित रही, व्यापारियों की अपनी अलग चीज़ें हैं, सड़कों की अलग चीज़ें हैं और तमाम मुद्दे हैं, समाधान भी हैं, समस्याएं भी हैं और राजनीतिक दलों का अपने सरोकार भी हैं। तो पूरे दोनों राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन त्रिभुवन चौहान जो यात्रा मार्ग की से आते हैं, गुप्त काशी के एरिया से आते हैं, तो वो भी त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी जोर लगा रहे हैं उनकी मुकाबला किसी तरह से त्रिकोणीय बन जाए और जो त्रिकोणीय जब बनेगा तो उनकी जीत के चांस हो सकते हैं। ऐसी संभावना कम लगती है, लेकिन त्रिभुवन का चुनाव भी काफ़ी अच्छा जा रहा है और इसी दौरान आज की रात बिल्कुल कत्लो-गारत की रात है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए, उनको मतदान केंद्र पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और जो जिस तरह से किसी की अपेक्षा अगर है, कहीं गाड़ी घोड़ा नहीं है या कोई छोटे गांव है, तो निर्वाचन आयोग ने भी वहाँ पूरी व्यवस्था की है। अगर कोई आ जा नहीं सकता तो उनको 80 साल से ज़्यादा के मतदाताओं के लिए एक अलग से चीज़ रखी गई है कि वो अपना मतदान वहीं से घर से कर सकते हैं। दूसरा, कहीं 20 या 30 मतदाता भी रहते हैं तो हर उस गांव में मतदान केंद्र, मतदेय स्थल निर्वाचन विभाग ने खोले, निर्वाचन आयोग ने खोले। तो निर्वाचन आयोग की भी पूरी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है और निर्दलीय भी इस मुकाबले को रोचक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। जी चलिए, ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे। मीरापुर उपचुनाव में प्रचार के लिए जा रहे अखिलेश यादव को विजिबिलिटी कम होने के चलते हरिद्वार में रुकना पड़ा और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी 100% हार रही है ये दावा किया और पूर्व सीएम ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही बटोगे तो कटोगे के नारे पर भी कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से 100 में 100 सीटें हारने जा रही है, 100% हारने जा रही है और 9 की 9 सीटें हारेंगे वो लोग। भैया एक सवाल है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फौजी निवास करते हैं और नेताजी ने फौजियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी पार्टी? मैं उत्तराखंड के नौजवानों से कहूंगा कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार न करें। अग्निवीर व्यवस्था फौज को सम्मान दिलाने वाली नहीं, उनका सम्मान छीनने वाली है। पौड़ी से खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला